So, a very good afternoon to all of you, dear students, and you are welcome on this digital platform of Eklavya Agriculture Academy. And आज हम मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट, जिसका एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेशन है. विदाउट क्लाइमेट अगर अच्छी नहीं है तो एग्रीकल्चर को हम इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. सो द रोल ऑफ क्लाइमेट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर. जैसा आप सभी जानते हैं क्लाइमेट के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो दो टर्म होते हैं, एक होता है क्लाइमेट एंड वेदर होता है. थोड़ा हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं. क्या होता है, एक क्लाइमेट होता है, एक वेदर होता है. तो जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब प्रिवेलिंग होता है, और वेदर क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है. सो क्लाइमेट से ही हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाइमेट जो है वो ग्रीक वर्ड के क्लीमा वर्ड से डिराइव करता है, जिसका मतलब है स्लोप ऑफ द अर्थ. किस अर्थ का स्लोप क्या है, जैसा हमारा अर्थ का स्लोप होगा उसी तरीके की क्लाइमेट राइज अप करेगी, मीन्स दैट क्लाइमेट राइज करेगी. एंड क्लाइमेट इज जनरली बी कंसिडर्ड दैट समेशन ऑफ वेदर कंडीशन. मतलब कि ये जो छोटे छोटे वेदर होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, उनका एक समेशन है, मतलब जोड़ है, ये एग्रीगेशन है. एंड इट पर्टेनिंग टू ए लॉन्गर एरिया. लॉन्गर एरिया मीन्स दैट सच ए जोन मतलब क्या होता है, जैसे एक जोन होता है, जैसे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया. तो सोचो कि होल इंडिया को 15 जोन्स में ओनली डिवाइड किया गया, तो कितना एरिया एक जोन ऑक्यूपाई करता है. तो इसलिए एक लॉन्गर एरिया को क्लाइमेट कवर करता है, और इसलिए इसको हम जोन में कंसीडर करते हैं. जैसे जोन, कंट्री, स्टेट एंड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट मतलब होता है द्वीप. तो इतने हाई लेवल तक ये वेरी करता है. तो अब आप लोगों को मोटा मोटा पता चल गया होगा क्लाइमेट के बारे में. नाउ वी हैव डिस्कसिंग अबाउट वेदर. वेदर क्या है, ये एक छोटा पार्ट है. मतलब जैसे क्लाइमेट जो थी वो समराइजेशन था वेदर कंडीशंस. एंड वेदर क्या है, इट इज ए स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम एंड पर्टेनिंग टू ए वेरी शॉर्टर टाइम एंड शॉर्टर एरिया. और ये वेदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डेली वेरिएशंस ऑफ द वेदर सच एज आज रेनी डे है, फॉगी डे है, वेरी कोल्ड डे है, आइदर वेरी हॉट डे है. तो जो वेदर होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है पूछा जाने वाला क्लाइमेट में कि ये जो वर्ड है क्लीमा, अक्सर इसको पूछा जाता है डियर स्टूडेंट. क्लीमा को स्पेशली याद रखिए आप, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ. अब हम क्लाइमेट को स्टडी करने से पहले थोड़ा एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं. एटमॉस्फेयर क्या होता है कि व्हाट एवर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग विच वन इज आइदर कलरलेस, टेस्टलेस, आइदर ऑर्डरलेस. तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो कुछ भी अपने सराउंडिंग में है, सराउंडिंग वातावरण में है, वो सब एटमॉस्फेयर ही है, उसको एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं. इसकी हाइट है 1600 किलोमीटर. मतलब कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से व्हेन वी हैव टू गो इन एल्टीट्यूड, तो 1600 किलोमीटर तक हम एटमॉस्फेयर की मतलब जहाँ तक स्टडी का लेवल है कंसीडर करते हैं 1600 किलोमीटर की. जहाँ तक हमारा जो हमें इफेक्ट भी देखने रहते हैं, हमें मतलब एटमॉस्फेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या कोरिलेशन है टू द एग्रीकल्चर. सो हम इस चीज़ को देखते हुए हम इतनी हाइट को कंसीडर करते हैं. और अप्रॉक्सीमेटली एटमॉस्फेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास कम विद इन 40 किलोमीटर. मतलब कि जो हमारा रेंज है, सपोज ये 40 किलोमीटर है, तो एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास है वो 40 किलोमीटर तक ही आता है. टोटल मतलब 99% अप्रोक्सीमेटली. सो ये है. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है स्लाइड का. ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है. हम एटमॉस्फेयर के बारे में तो जान गए कि व्हाट एवर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग एंड 1600 किलोमीटर तक ही हमें उसके बारे में जानना रहता है, बिकॉज दैट वन इज इफेक्टिव फॉर एग्रीकल्चर. एंड सो वी हैव टू गोइंग टू लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो कंपोजिशन के बारे में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, जो भी सराउंडिंग में है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है.
तो प्रेजेंट होने के लिए हम देखते हैं कि उसमें गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट हैं। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा जो हाईली ऑक्यूपाइंग प्लेस है बाय द नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम 78.08% तक ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.94, देन आफ्टर आर्गन एंड CO2 एंड अदर गैसेज इज आल्सो प्रेजेंट इन सच एज नियॉन, हीलियम। तो क्या होता है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, मैं आपको आसानी से बताता हूँ। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जा सकता है बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स दैट 78.08 एंड आल्सो बाय द वेट परसेंट 75.527, ये है। इसके द्वारा हमने ग्राफ से भी शो करने की कोशिश की है। ग्राफ से जो हमारा नाइट्रोजन है 78.02 है, पाई ग्राफ बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन 20.94 है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.34% है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम बाई वॉल्यूम तो हम याद ही रखते हैं, बट हमें बाई वेट भी याद रखना है। ये वाला पोर्शन अक्सर यही पूछा जाता है बाई वेट से, अगर ये नहीं पूछा जाता है तो। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर को लर्न करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्ट्रेटिफाइड है तो कैसे है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयरों में डिवाइडेड है तो किस तरीके से कैसे है। तो इसमें क्या होता है, सबसे अगर हम लोअर लेयर के बारे में बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर होती है, इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं जैसे कि रेन, विंड और क्या मिस्ट, क्लाउडी वेदर, ये सब हमें ट्रोपोस्फेयर में दिखने को मिलती हैं। जो हमारा सबसे निचला जोन है ट्रोपोस्फेयर, उसमें हमें देखने को मिलती हैं ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। जब हम ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर एक कहानी और है, यहाँ पे बताता हूँ आपको, अब आसानी से समझ में आएगा आपको। डेंस्ड, हाँ ये रहा ट्रोपोस्फेयर। पहले इस फिगर को ही क्लियर आउट कर देते हैं। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसको 4 लेयर में हमने डिवाइड किया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे पूछी जाती है कि व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन, आइदर ट्रांजिशन लाइन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब इसका ये है कि दो अपकमिंग जो भी लेयर हैं उनके बीच की जो सेपरेटिंग डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। मतलब बाद में पॉज लगाते हैं, फ्रंट वाला वर्ड सेम रहता है तो ट्रोपोपॉज कहते हैं उसको। तो हर एक के बीच का यही कहानी है। ट्रोपो एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज होती है, स्ट्रेटो एंड मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज होती है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोपॉज होती है। तो क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो मेसोपॉज हो गई, स्ट्रेटोपॉज हो गई या ट्रोपोपॉज हो गई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है अक्सर, याद रखना है हम लोगों को कि टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट करता है। बिलो बिटवीन दिस लेयर आइदर अबव देन दिस लेयर टेम्परेचर वेरी करेगा, बट बियॉन्ड but when we have coming at this layer exactly the temperature we have found the constant। तो constant टेम्परेचर में मिलता है। constant मतलब एक संयमित टेम्परेचर मिलता है, मतलब फिक्स रहता है। तो ये है। अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम डिफरेंट लेयर में जाते हैं, जैसे हम पहले ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटा हुआ है, जैसे कि देखो ये इधर हमारा हाइट है, इधर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मैंने निगेटिव वाला डिक्टेट किया हुआ है, इधर पॉजिटिव टेम्परेचर डिक्टेट किया हुआ है। अब क्या है, जैसे देखो हम यहाँ से ट्रोपोस्फेयर है, ये अर्थ सरफेस है हमारी, ये यहाँ पे हम इसको अर्थ लिख दे रहे हैं। ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस से क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर देख रहे हैं आप कि घट रहा है, इधर मूव हो रहा है जो सिंबल है। एंड व्हेन वी हैव टू गो इन द स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या देख रहे हैं, इधर देखिए टेम्परेचर पॉजिटिव है। आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो जो हम स्ट्रेटोस्फेयर का कर्व देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ मूव होता दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ें याद रखनी होती हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है। इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल टू लर्न अबाउट द राइज अप आइदर डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के राइज अप होने में और डिक्रीज होने में
किस लेयर का रोल है या कहाँ पे क्या उसको कैसे डिक्टेट किया गया है, इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज किया हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आसानी से दिख रहा है। एंड अगेन मीजोस्फेयर में जब हम जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर डाउन होता है। एंड देन आफ्टर व्हेन वी हैव टू गो इन द थर्मोस्फेयर अगेन वी हैव टू सीन द राइज इन द टेम्परेचर। मतलब जब हम दोबारा थर्मोस्फेयर में जाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है। तो ये है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये ओजोन है। ओजोन का तो पता ही है आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है इन अवर एटमॉस्फेयर। कोई जानता है ओजोन के बारे में क्या है क्या नहीं है? O3 बोलते हैं साइंटिफिकली। ओजोन का रोल ये रहता है कि जैसे कि जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, हाईली हार्मफुल होती हैं टू द ह्यूमन बीइंग। तो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो क्या होता है, इसका काम होता है कि जो यूवी रेज होती हैं इनको जब वो आती हैं तो इनको ये ऑब्जर्व करने का काम करता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोनोस्फेयर प्रेजेंट है, आइदर ओजोन लेयर है, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आइदर रिमेंबर अबाउट 25 किलोमीटर। याद रखना ये चीज़ पूछी जाती है कि 25 किलोमीटर पर ही आइदर नियर अबाउट फिक्स है, इस पे ही ओजोनोस्फेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा थोड़ा हमने इसके बारे में जान लिया है। टेम्परेचर किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है ये हमने आपको बता दिया। हाइट 8 to 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की होती है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उसके बाद 80 किलोमीटर तक देख ही रहे हैं, 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर की है। आफ्टर व्हेन वी हैव टू गो बियॉन्ड 80 किलोमीटर दैट वन इज द थर्मोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज दैट वन इज द मोस्ट, अगर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि सारी लेयर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बट ट्रोपोस्फेयर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। अब ट्रोपोस्फेयर का क्या रहता है, इसमें छोटी छोटी बातें जानने को रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी हम हाइट देखते हैं 8 to 18 किलोमीटर होती है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये पूछ लिया जाता है कि 8 किलोमीटर कहाँ से है और 18 किलोमीटर कहाँ से है। मतलब व्हेन वी हैव टू गो एट द पोलर रीजन्स, तो वहाँ से जब हम एल्टीट्यूडली 8 किलोमीटर वर्टिकली जाते हैं एल्टीट्यूडली, तो पोल से 8 किलोमीटर पड़ता है। एंड व्हेन वी हैव टू गो एट इक्वेटर, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है हमारी एल्टीट्यूडली वो 18 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर की फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब जमीन से। अब ट्रोपोस्फेयर का जो लोएस्ट पार्ट होता है वो थोड़ा गर्म भी होता है, कॉमन सेंस है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। एंड डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी हैपनिंग होती है एटमॉस्फेयर में ही होती है, जैसे कि क्लाउडी, फोग एंड रेन फॉरेस्ट, वाट एवर दीज ऑल आर कम इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो डेंस भी बहुत होता है, मतलब घना भी बहुत है। एंड जो अभी हमने आपको बताया था कि जो डेली होने वाली फिनोमिनाज होती हैं कुछ, जैसे ड्यू मीन्स दैट ओस, फॉग मीन्स कुहासा, क्लाउड मतलब बादल, रेन मतलब रेनफॉल वर्षा, ये सब इसी चीज़ में, इसी लेयर में इनकी हैपनिंग होती है। जो कि इम्पोर्टेंट मैं एक आपको बात बताने वाला हूँ कि 85% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इट हैव ऑक्यूपाइड, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का टोटल मास है उसका 85% ओनली ट्रोपोस्फेयर ऑक्यूपाई करता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर कवर करके रखता है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी बाउंड्री पे जाते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है माइनस का निशान लगा हुआ है, याद रखिएगा, ये स्पेशली यही पूछा जाता है कि माइनस का 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है व्हेन जब हम ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री पे जाते हैं। मीन्स दैट ट्रोपोपास के नीचे आते हैं, और ट्रोपोपास पे तो क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब घटता है ना बढ़ता है, बट जो बाउंड्री है इसकी ट्रोपोस्फेयर की अपर वाली, उसका टेम्परेचर है ये। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इट वन इज बेनिफिशियल फॉर यू। अब ट्रोपोपॉज क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था कि 2 जोन होते हैं, जैसे कि ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, देन आफ्टर ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो स्ट्रेटोस्फेयर, अब हमें क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके बीच में कुछ सेपरेटिंग लाइन जरूर होगी, तो उसको ही ट्रोपोपॉज बोलते हैं। हमने आपको इनिशियली बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है
और याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि दो जोन के बीच की जो सेपरेटिंग लाइन है उसको पूछ लिया जाता है ट्रोपोपॉज। सो याद रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड नेक्स्ट स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फीयर। हमने आपको बताया है जैसे कि हर एक का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सारे ऐसा नहीं है कि कोई भी स्फीयर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सारे रखते हैं, बट किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है, बट अपने अपने सेक्टर में हर किसी का ज़्यादा है। अब इसका क्या होता है, हम इसको सबसे पहले ये हाइट ही याद रखते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट कितनी है। हाइट ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है, याद रखिए आप इस बात को कि 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। या सिंपली कह भी सकते हैं कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर आ गया। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज आ गई, एक लेयर आ गई, वहां से 50 किलोमीटर तक की जो भी जोन है, मतलब ये तो देखो आपका ट्रोपोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 किलोमीटर था, ये तो बता ही चुके हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे 18 है, 8 पोल्स पे है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे ऊपर तो ये हमें ट्रोपोपॉज मिलेगी, तो मतलब 18 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है। व्हेन वी हैव टू गो बियॉन्ड द ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर तक हम स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयरिंग लेयर है, बहुत हाई है, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखिएगा आप यहाँ पे टेम्परेचर राइज अप हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये है। एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए आप, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड जब हम स्ट्रेटोपॉज या स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। बस यहीं पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या दिखाया गया है कि वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयरिंग लेयर है ये, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वार्मेस्ट लेयर स्पेशली पूछा जाता है। एंड क्या होता है इसमें टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता था कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था विद एल्टीट्यूड, मतलब जब हम एल्टीट्यूडली राइजअप करते थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, या मीन सी लेवल भी कह सकते हैं कि जो मीन सी लेवल से ऊपर जब हम जाते हैं तो वर्टिकली, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जब हम एल्टीट्यूडली ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो याद रखने वाले पॉइंट है सारे, कोई भूलिएगा नहीं, मिस नहीं करिएगा। आपने देखा था उसमें कि कितना मास कवर कर रहा था, 85%। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि 40 किलोमीटर के अंदर लमसम 99% एटमॉस्फेरिक मास कवर हो जा रहा था एटमॉस्फेयर की, अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस थी उसके बीच में। तो मोटा मोटा ऐसे देख लेते हैं कि 85% तो ट्रोपोस्फेयर कवर कर रहा है, एंड रिमेनिंग 15% इज कवर्ड बाय द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यही इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फेयर कितना एटमॉस्फेरिक मास कवर करता है एंड स्ट्रेटोस्फेयर कितना मास एटमॉस्फेरिक मास कवर करता है। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पोल्स पे क्या होता है, ये थिकर होती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर लाइन है पोल्स पे थिकर होती है, और इक्वेटर पे क्या होता है समटाइम ये अब्सेंट भी होती है। इक्वेटर पे अब्सेंट इसलिए होती है बिकॉज हाइट बहुत होती है, इसलिए अब्सेंट भी होती है। ओजोन लेयर अभी हमने आपको बताया था कि यूवी रेज कितनी हार्मफुल है टू द ह्यूमन बीइंग, तो ओजोन लेयर भी इसमें पाई जाती है, और स्ट्रेटोस्फेयर को ही ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, ओजोनोस्फेयर। इस चीज को हाईली मतलब बहुत बार पूछा गया, तो हाईली रिकमेंडेड है टू यू फॉर लर्निंग अबाउट इट। तो इसको स्पेशली याद रखिएगा कि ओजोन लेयर किस स्फेयर में पाई जाती है, ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, और इसकी हाइट बहुत पूछी जाती है, तो 25 किलोमीटर है इसकी हाइट, अप्रॉक्सीमेटली 25 ही है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, डिफरेंट एज पर द डिफरेंट रेफरेंसेस। एंड यूवी रेज को ऑब्जर्व करने का काम है इसका, तो यही मेरा ओजोन लेयर से फायदा है हाईली कि हमें ये यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज से क्या होता है, स्किन कैंसर एंड डिफरेंट जो स्किन से प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूवी रेज से होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यू नो द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये होते हैं कि लाइट
और केमिकल, इनका जो कोरिलेशन होता है और इससे जो रिएक्शंस होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं और वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होते हैं। तो स्पेशली याद रखना, ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैव टेक प्लेस। तो यही सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में लगाना है अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो। और सेपरेटिंग लाइन जैसा कि हमने आपको बताया है कि ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज थी, तो जो पॉज है स्पेशली इस टर्म को ऐड किया गया है, सफिक्स है ये, तो इसको अगर हम लगाते हैं तो ये सेपरेटिंग लाइन हो जाती है। टेम्परेचर यहाँ पे भी स्ट्रेटोपॉज में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लेकिन बट अगर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है बट स्ट्रेटोपॉज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो इन थर्ड जोन में क्या होता है, थर्ड जोन आइदर थर्ड स्फीयर कह सकते हैं इसको, कहते हैं क्या, कहीं ही है। इसकी जो हाइट है वो स्ट्रेटोपॉज से 80 to 85 किलोमीटर तक है। तो हाइट स्पेशली पूछी जाती है, ट्रोपोस्फेयर की कितनी है, स्ट्रेटोस्फेयर की कितनी है, मीजोस्फेयर की कितनी है। हाइट हर एक मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन है देयर ऑन वैल्यू, तो उसको आप याद रखिएगा। एंड मीजोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगेन डिक्रीज हो रहा है। देखो ये मीजोस्फेयर है हमारा, मीजोपॉज है ये मीजोस्फेयर है। टेम्परेचर को मैंने इधर माइनस में डिक्टेट किया हुआ है, इधर पॉजिटिव में डिक्टेट किया है टेम्परेचर को। तो देखिएगा कि मीजोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो फिगर को मैंने इसलिए डाला है ताकि आसानी से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को, कैसे क्या फिगर आउट करना है अबाउट एनी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आइदर एनी स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में क्या हुआ, टेम्परेचर घट रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीजोस्फेयर में अगेन घट रहा है, एंड थर्मोस्फेयर में तो हाईली मतलब टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो मतलब अनबियरेबल भी रहता है आसानी से। मीजोस्फेयर, हम मीजोस्फेयर थे। मीजोपॉज इज द सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि मीजोपॉज यहाँ पे भी है, सेपरेटिंग लाइन है, टेम्परेचर यहाँ पे भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, जैसे कि इसमें घट रहा है टेम्परेचर, बट एट व्हेन वी हैव टू रीच एट द मीजोपॉज अगेन टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। अब टॉप पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ढूंढा हुआ है डीपली। जब हम मीजोस्फेयर के टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है बहुत कोल्डेस्ट हो जाता है। स्पेशली इस टेम्परेचर को पूछा जाता है, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मेन टेम्परेचर है ये माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, चांसेस हैं ज़्यादातर ज़्यादा ही होगा, मतलब कि माइनस में और जाने के ज़्यादातर चांस रहेंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर घटता है इसलिए। तो याद रखिएगा इस टेम्परेचर को, स्पेशली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नेक्स्ट वन स्फीयर इज द थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर से हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं, थर्म का मतलब आप लोग आसानी से जानते होंगे क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्म का मतलब होता है, कहीं पे अगर थर्म शब्द आ रहा है तो उसका मतलब होता है टेम्परेचर राइज अप हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है या ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जैसे कि इसमें पहले ही पॉइंट में मैंने डिक्टेट किया हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट अप टू द थर्मोपॉज एंड at the again when we have to reach at the thermopause temperature become constant। सो याद रखिए इस बात को, सारे पॉज जितने भी हैं वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर मीजोपॉज से बढ़ने लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इसी स्फीयर में पाई जाती है, मतलब यह पाई जाती है, एस्टेब्लिश्ड कह सकते हैं, जो कि ये डिस्टेंस है मेरी 320 से 380 किलोमीटर। इंटरनेशनल स्पेस ऑर्बिट स्टेशन, यहाँ से क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं उनको सेटल वेटल करने का काम रहता है। और जो थर्मोस्फेयर का टॉप पोर्शन है, ये थर्मोस्फेयर के बियॉन्ड भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं, डिफरेंट बुक्स में दिया है। किसी में 4 लेयर दिए हैं, किसी में 5 लेयर दिए हैं, जैसे 4 लेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर आ गया। कहीं पे 5 दिए हैं तो एक एक्सोस्फेयर उन्होंने लास्ट में ऐड कर दिया, बट कंसीडर करते हैं कि लास्ट लाइन थर्मोस्फेयर को ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि मेन प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक है एग्रोनॉमी की, उसमें 4 लेयर ही दी गई हैं, कहीं कहीं पे 5 भी दी जाती हैं। तो थर्मोस्फेयर की जो बॉटम होता है, नहीं, थर्मोस्फेयर का जो टॉप होता है उसको एक्सो बेस भी कह सकते हैं, या एक्सोस्फेयर का जो बॉटम होता है उसको एक्सो बेस कहते हैं। मतलब कि ये हमारा थर्मोस्फेयर है,
थर्मोस्फेयर। तो जो मेरा ये टॉप है, हम इसको एक्सोबेस कह सकते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी है सेम है, बस घुमा के कह दिया है कि थर्मोस्फेयर के टॉप को भी एक्सोबेस कह सकते हैं और एक्सोस्फेयर के बॉटम को भी एक्सोबेस कह सकते हैं। एक्सोबेस का मतलब बेस है एक्सोस्फेयर का, और कोई इससे वो नहीं है, बस इतना याद रखना है कि उसके बॉटम को मतलब एक्सोस्फेयर के बॉटम को और थर्मोस्फेयर के टॉप को एक्सोबेस कहते हैं। आइनोस्फेयर प्रेजेंट इन दिस लेयर, मतलब क्या होता है कि जो ये मीजोपॉज होती है, यहाँ पे मैंने फिगर आउट किया हुआ है, ये जो मीजोस्फेयर होती है, मीजोपॉज और थर्मोस्फेयर, इसके बीच में ही एक लाइन और होती है, तो इसको ही बोलते हैं आइनोस्फेयर, ऊपर वाली को, इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो आइनोस्फेयर सीधा पूछ लिया जाता है कि आइनोस्फेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो मीजोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है। थर्मोस्फेयर, रेडियो कम्युनिकेशन, मोस्ट टाइम यही चीज पूछी जाती है कि रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में आप आसानी से समझते हैं कि वेव्स होती हैं, उनके द्वारा हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इधर उधर से कम्युनिकेट की जाती है। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो थर्मोस्फेयर में ही पाई जाती है, स्पेशली आइनोस्फेयर जोन में। हमने आपको बताया था 3 लाइनें थीं, ये तो मीजोपॉज हो गई, और ये आइनोस्फेयर हो गया, और ये थर्मोस्फेयर हो गया। तो जो ये वाला जोन है इसको ही आइनोस्फेयर बोलते हैं। यहीं पे ये बेसिकली इसमें ही कंसीडर किया गया है, कोई स्फेयर नहीं अलग से, थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, उसमें ही रेडियो कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है, मतलब अकर होता है। लास्ट वन इज द एक्सोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और इसमें क्या होता है कि जो गैसेज होती हैं, एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, दीज ऑल आर गैसेज एंड आल्सो सम अदर थिंग्स आल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्फेयर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, हमने शॉर्टली में आपको बताया है, व्हेन वी हैव टू रीड इट एक्सप्लेन, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे और कि क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट टाइम में कवर कर रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मतलब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मतलब हाईली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि ट्रोपोपॉज, स्टेटोपॉज, मीजोपॉज एंड थर्मोपॉज। थर्मोपॉज यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस चीज़ को स्पेशली याद रखना। अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं पे देखा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब ये एवरेज टेम्परेचर है अब द होल अर्थ सरफेस, ये नहीं समझना कि इंडिया में ऐसा नहीं रहता है। जैसे कि क्या देखा आपने, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कहीं पे ग्लेशियर हैं, ज़्यादातर ठंडे ही एरिया हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए टोटल वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसका जब हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो इस टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं एवरेज टेम्परेचर 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड विद डिफरेंट रेफरेंसेज। 14 है, 15 है, डिफरेंट रेफरेंस पे वेरी करता है। रेफरेंस मतलब कि जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स होता है उसको रेफरेंस बोलते हैं। एंड 50% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास 5.6 किलोमीटर के नीचे रहता है, स्पेशली याद रखना इस चीज़ को। 85% था ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर की हाइट थी 8 to 18 किलोमीटर, ठीक है, 8 to ट्रोपोस्फेयर में 8 to 18 किलोमीटर थी, जिसमें भी जो 50, इसका भी जो 50 किलो, इसमें थी 85% एटमॉस्फेरिक मास टोटल में, इसका भी जो 50% है टोटल मास का, वो 5.6 किलोमीटर पे ही पाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मतलब 35 रिमेनिंग पोर्शन में है और 50 इस जोन में है, 5.6 किलोमीटर तक ही है। एंड 90% एटमॉस्फेरिक मास डिक्टेटेड बिलो द हाइट ऑफ 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर तक ही हम 90 या 8 से 18 किलोमीटर आपका था ट्रोपोस्फेयर में था, तो 16 किलोमीटर तक ही 90% नियर अबाउट हो गया, वो 85% था। तो अगर सेपरेटली पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि 16 किलोमीटर तक कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो 90% है। अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ना हो 85, अगर ट्रोपोस्फेयर जोन ना दिया गया हो उसमें भी, अगर जोन दिया है ट्रोपोस्फेयर तो हम उसमें सीधा सीधा हम यही अपना लगाते हैं 85%, ठीक है, याद रखिएगा इस जोन को। और कुछ चीज़ें, वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट एरिया के लिए होता है, अगेन थोड़ा रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट एरिया के लिए होता है, और डे बाय डे वेरिएशंस जो भी वेदर के होते हैं वो वेदर में कंसीडर करते हैं, या इन्वायरमेंट जो भी होते हैं डे बाय डे वेरिएशन वो वेदर में कंसीडर करते हैं। और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसा हमने आपको बताया 1 साल या 4-6 महीने, इन सब के लिए होता है, ये होता है क्लाइमेट, लंबे सीजन के लिए होती है। और जोन, स्टेट, कंट्री वाइज हम क्लाइमेट को कंसीडर करते हैं। एरिया बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है
और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर जैसा कि हमने आपको बताया बाहरी आवरण है, ये गैसेस का मिक्सेज है, एंड 1600 किलोमीटर तक इसकी हाइट वेरी, मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी के लिए इतनी हाइट को कंसीडर करते हैं, मतलब और भी है बियॉन्ड मोस्ट ऑफ द है पोर्शन, बट इतनी हाइट का हमारा इफेक्ट रहता है या यहाँ तक हमारा स्टडी का लेवल रहता है। 99% टोटल मास 40 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। और ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट गैसेज हैं, गैसेज में बाई वैल्यूम एंड बाई वेट सेपरेटली याद रखिएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ज़्यादा पोर्शन भी नहीं है, दिक्कत होगा पाई चार्ट से भी देख सकते हैं आसानी से कि हमने दिखाया हुआ है इतना लार्ज एरिया कवर किया गया हुआ नाइट्रोजन के द्वारा, तो उसका परसेंटेज भी हाई है। देन आफ्टर ऑक्सीजन के द्वारा जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया गया एज पर द एरिया ऑक्यूपेशन, उसका भी परसेंटेज मैंने दिया हुआ है। और आर्गन एंड CO2 का परसेंटेज पूछ लेते हैं कि आर्गन कितनी है, 0.93, एंड इससे भी पूछ लेते हैं बाई वेट परसेंट से 1.282। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी रही है, ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है, अभी कोई रिसेंट का डाटा नहीं है, मतलब जैसे कि लेटेस्ट डाटा अगर ढूंढ के निकालते हैं FAO से या कहीं से नई साइट से, तो ये बढ़ा हुआ भी मिल सकता है हमें। वैसे 450 ppm के आसपास है अभी। स्ट्रक्चर तो हमने सही से समझाया आपको। एल्टीट्यूडली हाइट दी है, इधर हाइट मील्स में कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर इधर निगेटिव में दिया है, इधर पॉजिटिव में दिया है। किस लेयर में टेम्परेचर घट रहा है, किस में बढ़ रहा है, आसानी से हम डिक्टेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर में घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है, अगेन मीजोस्फेयर में घट रहा है, एंड थर्मोस्फेयर में फिर से बढ़ रहा है। बाकी ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेंस पार्ट, ये चीज़ याद रखने वाली है। हाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो है, और 85% यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हाईली जो पूछा जाता है ये -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पूछा जाता है, यहाँ पे निशान हटाते हैं, माइनस का 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये पूछा जाता है, स्पेशली कि ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री लेयर होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ट्रोपोपॉज डिवाइडिंग लाइन है। स्ट्रेटोस्फेयर बियॉन्ड ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर वार्मेस्ट लेयर है, 15% एटमॉस्फेरिक मास ऑक्यूपाई करता है। ओजोन लेयर इसमें पाई जाती है, ओजोन का काम होता है यूवी रेज ऑब्जर्व करना, एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन हैपेंड इन दिस लेयर। सो इसके बाद स्ट्रेटोपॉज लेयर आती है जो कि सेपरेट करती है स्ट्रेटोपॉज एंड मीजोस्फेयर को। मीजोस्फेयर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसकी हाइट के बारे में हमें याद रखना है कि स्ट्रेटोपॉज से 85 किलोमीटर तक हाइट जो है वो मीजोस्फेयर में कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और क्या होता है जो इसका जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड है, टॉप ऑफ द मीजोस्फेयर, याद रखना इस चीज़ को। थर्मोस्फेयर लास्ट लेयर है, या इधर अपर मोस्ट टॉप लेयर भी कह सकते हैं इसको हम। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंटरनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट जो है इसी स्फीयर में स्टेब्लिश है, हाइट इसकी 320 से 380 किलोमीटर है, एंड इसके टॉप को इग्जोस्फेयर या इग्जोस्फेयर के बॉटम को इग्जोबेस भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइनोस्फेयर भी इसमें पाया जाता है, और रेडियो कम्युनिकेशन जो हाईली बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हाईली मतलब आस्किंग क्वेश्चन है ये, रेडियो कम्युनिकेशन किस जोन में होता है, तो थर्मोस्फेयर बताना हमें। और इग्जोस्फेयर टॉप मोस्ट लेयर है, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस एंड अदर आल्सो गैसेस प्रेजेंट इन द। इंपॉर्टेंस में कुछ क्वेश्चन है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है स्ट्रेटोपॉज एंड थर्मोपॉज, जितने भी पॉज है वहाँ पे, या डिवाइडिंग लाइन है वहाँ पे हम कह सकते हैं। डिवाइडिंग लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस बहुत बार पूछा गया है, एंड आल्सो चांसेस भी हैं इसके पूछने के, 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, मतलब अगर हमें ऑप्शन ना दिया गया स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर का, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि 50 किलोमीटर जो एटमॉस्फेरिक मास है वो 5.6 किलोमीटर में आता है, और 90% जो एटमॉस्फेरिक मास है 16 किलोमीटर में आता है। तो गाइज आपकी अगर कोई क्वेरी हो, बताया है हमने आपको, जो भी आपको ना समझ में आया हो वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इधर कैप्शन में लिख सकते हैं जो भी है। तो थैंक्स फॉर टुडे। ओके सर।